मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। कहानी का शीर्षक है ज़िंदगी की उड़ान। सुनिधि आज बहुत ही परेशान थी। उसका परिवार एक रूढ़िवादी परिवार है। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद उसने अपने पिताजी से बात करने का निर्णय लिया और पिताजी से बोली, पिताजी, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप मेरी बात मान लो। क्या कह रही है तू? आखिर क्या कमी है सुरेंद्र में? भरा पूरा नौजवान है, इतने खेत खलिहान है उसके पास, 2 मंजिले मकान का मालिक है। घर में गाय भैंस सोने चांदी की कोई कमी नहीं है। हमारी टक्कर के लोग हैं। उसके पिता ने गुस्से में कहा। पर पिताजी, आप भी जानते हैं सुरेंद्र 5वीं फेल है, जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ। हमारा क्या मेल पिताजी? सुनिधि ने अपनी बात रखी। सुनिधि, याद रख, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं कि तू अपने बाप से जबान लड़ाए। और फिर पढ़ाई में क्या रखा है? जब लड़का इतना कमा रहा है, इतने ऊंचे खानदान से है, फिर तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? देख बेटा, हम तेरे भले की ही बात करेंगे। हम तेरे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है। माँ ने सख्त आवाज़ से उसे समझाने की कोशिश की। पर माँ, आप जानते हो ना मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक़ है। मैं आगे बीएड कर टीचर बनना चाहती हूँ। बाहर निकल कर काम करना चाहती हूँ, रुपए कमाना चाहती हूँ। सुनिधि गिड़गिड़ाई। बहुत हो गई पढ़ाई। जब से पैदा हुई है लड़की पढ़ाई के पीछे पड़ी है। देख तू अब से संभल जा। लड़की का जन्म घर संभालने के लिए होता है, रुपए कमाने के लिए नहीं। तेरी ससुराल में इतना पैसा है कि 4 पीढ़ियाँ भी बिना कमाई के आराम से जी सकती हैं। चल ज़्यादा नखरे मत कर और शादी के लिए तैयार हो जा। हम तेरे नखरे और नहीं सह सकते। अपने घर जाओ और हमें चैन से रहने दो। उसके पिता ने अपना फैसला सुना दिया। हार कर सुनिधि को शादी की सहमति देनी पड़ी। सुरेंद्र के साथ 7 फेरे लेकर वह उसके घर आ गई। सुनिधि का मायका बहुत पूजा पाठ करने वाला परिवार था। उसके पिता गांव के बड़े किसान थे। अब उसे ससुराल भी वैसा ही मिला था। पूजा पाठ और अंधविश्वास में यह लोग 2 कदम आगे ही थे। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, किस दिन बाल धोने हैं, किस दिन नाखून काटने हैं और किस दिन बहू के हाथ दान पुण्य करना है, यह सब पहले से निश्चित रहता था। सप्ताह के 7 दिन में से 4 दिन उससे अपेक्षा रखी जाती थी कि वह किसी न किसी देवी देवता के नाम पर व्रत रखे। व्रत नहीं तो कम से कम नियम से चले, रीति रिवाज का पालन करे। सुनिधि को अपनी डिग्री के कागज उठाकर अलमारी में रखने पड़े। इस डिग्री की इस घर में कोई अहमियत नहीं थी। उसका काम केवल सास ससुर की सेवा करना, पति को सुख देना और घर परिवार को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाना मात्र था। उसकी खुशी, उसकी संतुष्टि और उसके सपनों की कोई अहमियत नहीं थी। समय इसी तरह गुजरा जा रहा था। बहुत बुझे मन से सुनिधि अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। शादी के 2 साल बीत जाने के बाद भी जब सुनिधि ने सास को कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो घर में और बातें बनने लगीं। सास कभी उसे बाबा के पास ले जाती तो कभी टोटके करवाती, कभी भस्म खिलाती तो कभी पूजा पाठ रखवाती। लंबे समय तक इसी तरह बच्चों के जन्म की आस में परिवार वाले उसे टॉर्चर करते रहे। सुनिधि समझ नहीं पाती थी कि आखिर इस अनपढ़, जाहिल और अंधविश्वासी परिवार के साथ कैसे निभाए। इस बीच खाली समय में बैठे बैठे उसने फेसबुक पर एक लड़के मृदुल से दोस्ती कर ली। मृदुल पढ़ा लिखा था और उसकी उम्र का भी था। दोनों बैचमेट थे। उसके साथ सुनिधि हर तरह की बातें करने लगी। मृदुल सुनिधि की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, उसे नई नई बातें बताता। दोनों के बीच थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी था, मगर मृदुल जानता था कि सुनिधि विवाहित है, सो वह कभी अपनी सीमा रेखा नहीं भूलता था। एक दिन उसने सुनिधि को बताया कि वह सिंगापुर अपनी आंटी के पास रहने जा रहा है, उसे वहाँ जॉब मिल जाएगी। इस पर सुनिधि के मन में भी उम्मीद की एक किरण जागी। उसे लगा जैसे वह इन सारे झमेले से दूर किसी और दुनिया में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकेगी। उसने मृदुल से सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारे साथ सिंगापुर आ सकती हूँ और तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जाने की अनुमति दे देंगे? मृदुल ने पूछा। मैं उनसे अनुमति मांगने जाऊंगी भी नहीं, मुझे तो बस यहाँ से बहुत दूर निकल जाना है, सुनिधि ने बिंदास होकर कहा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? मृदुल को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, बहुत हिम्मत है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है,
मगर सिंगापुर जाना इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह तैयार करवाना पड़ेगा। उसमें काफ़ी समय लग जाता है। वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो यह काम जल्दी करने में मेरी मदद कर सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए सारे कागजात और पैसे लेकर आना पड़ेगा। कुछ फॉर्मेलिटी है, उन्हें पूरा करना होगा। मृदुल ने समझाया। ठीक है, मैं कोई बहाना बनाकर वहाँ पहुँच जाऊँगी। मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, उन्हें ले आऊँगी। तुम मुझे बता दो कब और कहाँ आना है। अगली दिन सुनिधि कॉलेज में सर्टिफिकेट जमा करवाने और सहेली के घर जाने के बहाने घर से निकली और मृदुल के पास पहुंच गई। दोनों ने फटाफट सारे काम किए। सुनिधि लौट आई। घर में किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि वह क्या कदम उठाने जा रही है। इस बीच सुनिधि चुपके चुपके अपनी पैकिंग करती रही और फिर वह दिन भी आ गया जब उसे सबको अलविदा कहकर बहुत दूर निकल जाना था। मृदुल ने उसे व्हाट्सएप पर सारी डिटेल भेज दी। शाम को 8 बजे की फ़्लाइट थी। उसे 2-3 घंटे पहले निकलना था। उसने मृदुल को फ़ोन कर दिया था। मृदुल भी 4 बजे गाड़ी लेकर उसके घर के पीछे की तरफ खड़ा हो गया। इस वक्त घर में सब सो रहे थे। मौका देखकर सुनिधि बैग और सूटकेस लेकर चुपके से निकली और मृदुल के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल पड़ी। फ्लाइट में बैठकर उसे एहसास हुआ जैसे आज उसके सपनों को पंख लग गए हैं। आज से उसकी ज़िंदगी पर किसी और का नहीं बल्कि खुद का हक होगा। वह पीछे छूट रही इस दुनिया में कभी लौटना नहीं चाहती थी। सिंगापुर पहुंचकर मृदुल ने उसे अपनी आंटी से मिलवाया। 2-3 दिन दोनों आंटी के पास ही रुक गए। आंटी ने सुनिधि को सिंगापुर की लाइफ और वर्क कल्चर के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा, वैसे तो तेरी जितनी एजुकेशन है वह कहीं सरवाइव करने के लिए काफ़ी है, पर याद रखो तुम फ़िलहाल सिंगापुर में हो और वह डिग्री भारत की है, जिसका यहाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तेरे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वह हाउस होल्ड वर्क करना। सिंगापुर में घर संभालने के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है। वैसे कपल्स को दिन भर ऑफिस में रहते हैं, उन्हें पीछे से बच्चों और बुजुर्ग को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। यह काम तू आसानी से कर सकेगी। बाद में काम करते करते कोई और अच्छी जॉब भी ढूंढ सकती है। सुनिधि को यह आइडिया पसंद आया। उसने आंटी की ही एक जान पहचान वाली फैमिली के यहाँ बच्चों को संभालने का काम शुरू कर दिया। दिन भर पति पत्नी ऑफिस चले जाते थे, पीछे से वह बच्चों को संभालने के साथ घर का काम भी करती। इसके लिए उसे भारतीय रुपए में 25,000 मिल रहे थे। खाना पीना भी घर में ही था। ऐसे में वह सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा जमा करने लगी। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी रुपए जमा हो गए। घर में सब उसे प्यार भी बहुत करते थे। बच्चों का ख्याल रखते रखते वह उनसे गहराई से जुड़ती चली गई। अब उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी से जुड़े लोग बिल्कुल याद नहीं आते थे। वह अपनी नई दुनिया में खुश थी। मृदुल जैसे सच्चे दोस्त के साथ उसे एक पूरा परिवार मिल गया। अपनी मालकिन नैना की सलाह पर सुनिधि ने एडवांस कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया ताकि उसे कोई अच्छी जॉब का मौका भी मिल जाए। अब वह सिंगापुर और यहाँ के लोगों से भी काफ़ी हद तक परिचित हो चुकी थी। यहाँ के लोगों की सोच और रहन सहन उसे पसंद आने लगा था। यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल उसे बहुत अच्छा लगता था। मृदुल से भी उसकी दोस्ती काफ़ी खूबसूरत मोड़ पर थी। मृदुल को जॉब मिल चुकी थी और वह एक अलग कमरा लेकर रहता था। हर संडे ज़िद करके वह सुनिधि को आसपास घुमाने भी ले जाता। वह सुनिधि की हर तरह से मदद करने को हमेशा तैयार रहता। कभी कभी सुनिधि को लगता जैसे वह मृदुल से प्यार करने लगी है। मृदुल की आंखों में भी उसे अपने लिए वही भाव नज़र आते, मगर सामने से दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। एक दिन शाम मृदुल उनसे मिलने आया। उसने घबराए हुए स्वर में सुनिधि को बताया, सुनिधि, तुम्हारे पति को कहीं से खबर लग गई है कि तुम मेरे साथ यहाँ आई हो। दरअसल किसी ने तुम्हें मेरे साथ एयरपोर्ट पर देख लिया था। वह सुनकर तुम्हारा पति मेरे भाई के घर पहुँचा और डरा धमकाकर उससे सच उगलवा लिया कि हम सिंगापुर में हैं। दोनों को यह लग रहा है कि तुम मेरे साथ भाग आई हो सकता है कि तुम्हारा पीछा करते करते वह यहाँ पहुँच जाए, लेकिन उनके लिए सिंगापुर आना इतना आसान तो नहीं, और यदि वह आ भी जाते हैं
तो उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ, पर तुम जाओगी कहाँ? चिंतित स्वर में मृदुल ने पूछा। ऐसा करो सुनिधि, तुम मलेशिया निकल जाओ। वहाँ मेरी बहन रहती है। उसके घर में बूढ़े सास ससुर और एक छोटा बेबी है। जीजू और दीदी जॉब पर जाते हैं। पीछे से सास बच्चों को संभालती है, मगर अब उनकी भी काफ़ी उम्र हो चुकी है। तुम कुछ दिनों के लिए उनके घर में फैमिली मेंबर की तरह रहो। मैं तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दूंगा। आंटी ने कहा, तुम बच्चे संभालने का काम कर लेना। बाद में जब तुम्हारे पति और भाई यहाँ से चले जाएं तो वापस आ जाना। मृदुल तुम्हें वहाँ भेजने का प्रबंध कर देगा, सीमा ने समाधान सुझाया। सुनिधि ने मृदुल की तरफ देखा और उसने हामी भरते हुए कहा, डोंट वरी सुनिधि, मैं तुम्हें सुरक्षित मलेशिया तक पहुंचा दूंगा, मगर वीज़ा बनने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम्हें यहाँ चुप कर रहना होगा। हाँ अंकित, मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति या भाई मुझे पकड़ ले और फिर से इस नर्क में ले जाए जहाँ से बचकर आई हूँ। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू मृदुल। ओके, तुम डरो नहीं, मैं इंतज़ाम करता हूँ, कहकर मृदुल चला गया। सुनिधि उसे जाते देखती रही, फिर वह सीमा के गले लग गई। सीमा बड़ी बहन की तरह प्यार से उसका माथा सहलाने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन सुनिधि कंप्यूटर क्लास से निकलने वाली थी कि उसे अपने भाई की शक्ल वाला लड़का नजर आया। वह इस बात को मन का भ्रम मानकर आगे बढ़ने को हुई, तभी उसे अपने भाई के साथ अपना पति सुरेंद्र भी नजर आया। सुनिधि वहीं ठहर गई। वह नहीं चाहती थी कि उन दोनों को उसकी झलक भी मिले। उसका पति और भाई इधर उधर देखते दूसरी सड़क पर आगे बढ़ गए तो वह दुपट्टे से चेहरा ढक कर बाहर निकली और तेजी से अपने घर की तरफ चल दी। उसे बहुत डर लग रहा था। वह समझ गई थी कि उसका भाई और पति उसकी तलाश में सिंगापुर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ उसका बचना मुश्किल है। घर आकर उसने सारी बात सीमा और मृदुल को बताई। जाहिर था कि अब सुनीति का सिंगापुर में रहना खतरे से खाली नहीं था। अब तक मृदुल ने सुनिधि के वीज़ा का इंतजाम कर दिया था। अगले दिन ही उसने जाने का प्रबंध कर लिया। अपना सामान पैक करते समय सुनिधि सीमा के गले लगकर देर तक रोती रही। बच्चे भी सुनिधि को छोड़ने को तैयार नहीं थे। छोटी परी ने तो उसे कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़कर। सुनिधि का दिल भी भर आया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मृदुल के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए भी यही सोच रही थी कि एक अनजान देश में अनजाने के बीच उसे अपने परिवार से कहीं ज़्यादा प्यार मिला। यही नहीं, मृदुल जैसा दोस्त मिला जो रिश्ते में कुछ ना लगते हुए भी उसके लिए इतनी भाग दौड़ करता रहा, उसे सुरक्षा देता है, उसकी परवाह करता है। काश मृदुल हमेशा के लिए उसका बन जाता। इसी तरह हमेशा उसके बढ़ते कदम को हौसला और संभाल देता। सुनिधि ने इन्हीं भाव के साथ मृदुल की तरफ देखा। मृदुल की नज़रों में भी शायद यही भाव थे। एक अनकहा सा प्यार दोनों की आंखों में झलक रहा था, पर दोनों ही कुछ नहीं कह पा रहे थे। मृदुल ने उदास स्वर में कहा, अपना ध्यान रखना सुनिधि। देखो तुम भी बच के रहना, कहीं भी तुम्हें देख ना ले। सुनिधि ने भी चिंतित होकर कहा, नहीं नहीं, आजकल मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है। मैं दिन में वैसे भी घर में रहता हूँ, सो पकड़ में नहीं आने वाला। अगर वह मुझे खोजते हुए घर तक आ भी गए तो मैं यही कहूँगी कि तुम मेरे साथ ज़रूर आई थी, मगर अब कहाँ हो या खबर नहीं है। तुम घबराओ नहीं, आराम से रहना और अपना ध्यान रखना। मलेशिया की फ़्लाइट में बैठी सुनिधि का दिल अब भी मृदुल को याद कर रहा था। शायद वह उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। वह एक नए सफ़र के लिए निकल तो चुकी थी, पर इस बार पीछे जो छूट रहा था उसे फिर से पा लेने की चाहत थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सुनिधि मलेशिया में भी जॉब कर रही थी। समय के साथ साथ उसने काफ़ी अच्छी रकम इकट्ठी कर ली थी। जब वह फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई, उसने वापस आकर तलाक लेने का फ़ैसला किया और उसकी अर्जी कोर्ट में डाल दी। उसने इंडिया में किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। उसने यह बात मृदुल को बता दी। मृदुल उसे सरप्राइज़ देने मलेशिया गया और फिर वहाँ मौका देखकर उसने अपने प्यार का इजहार किया। तलाक का प्रोसेस पूरा होने के बाद दोनों ने एक होने का फ़ैसला लिया और सुनिधि ज़िंदगी में एक नई उड़ान भरने को तैयार थी। तो ये थी मेरी कहानी। अगर आपको
मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।